हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजिका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लास लेके आए हैं। जैविक खेती की बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास है और ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो कृषि का भविष्य है। अगर आपको टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए लगातार उत्पादन को बढ़ाए रखना है, तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग ही अपनाना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हर देश का ध्यान है, क्योंकि आप लंबे समय तक टिकाऊ उत्पादन है वो केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही आप प्राप्त कर सकते हो। जो केमिकल खेती होती है, केमिकल फार्मिंग होती है, उससे आप लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते और उसके दुष्परिणाम भी आपको बहुत सारे भुगतने पड़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो मृदा से संबंधित हो, चाहे आपको प्रोडक्शन से संबंधित हो, सारे ही आपको नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो जैविक खेती है वो कृषि का भविष्य है। ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी लाइन है, किसी ने भी लिखी है, उसने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। तो शुरू करते हैं अपन बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, आपको बताना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती जो शब्द है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अल्बर्ट होवार्ड ने किया, या फिर रुडोल्फ स्टेनर ने, या लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने, या आर कार्सन ने? किसने सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो यूज किया? अल्बर्ट होवार्ड, रुडोल्फ स्टेनर, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न और आर कार्सन। किसने सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया? आप जवाब दें। बहुत सारे बच्चे अपन से जुड़ चुके हैं। रितेश है, विकास, अमीषा, पूजा, रोहितास, मोहन जाखड़ अपन से जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास का आनंद हर कोई ले सके। देवेंद्र है, रामनारायण मीणा है। तो अपन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न। कौन सा होगा? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न, यानी 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द का है सबसे पहले प्रयोग किया था वो लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने किया था। अल्बर्ट होवार्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक है। अल्बर्ट होवार्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता या फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अल्बर्ट होवार्ड है। रुडोल्फ स्टेनर है वो बायोडायनेमिक खेती के जनक है। बायोडायनेमिक खेती के जनक है रुडोल्फ स्टेनर। आर कार्सन है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आप सबको पता हो तो साइलेंट स्प्रिंग के नाम से कुछ पुस्तक थी। उसमें उसने सबसे पहले शाक रसायनों का जो पक्षियों पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो ये चारों ऑप्शनों के बारे में अगर आप क्लास लोगे तो आपको एक क्वेश्चन में ही 4-4, 5-5 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो आप लगातार क्लास लेते रहे। ये जो क्वेश्चंस बनाए गए ये आपके 12th एग्रीकल्चर, जेट, आईसीआर, बीएचयू ऑर्गेनिक फार्मिंग का लगभग पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 3-4 क्लास होगी टोटल, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसमें लगभग 150-200 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? भाई किया तो किसने था? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने। लेकिन कब किया था? 1924 में किया था, या फिर 1929 में किया था, या 1931 में, या 1940 में? कब सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया? ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग तो लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने किया, लेकिन कब किया? 1924, 1929, 1931, 1940। इनमें से आपको सही जवाब छांटना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने, और वो किया था 1940 में। लगभग सभी बच्चों का सही जवाब है, 1940 में इसका प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1940 में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने 1940 में किया था। उसी क्वेश्चन से नया क्वेश्चन बनाया गया है, वो कौन सी पुस्तक में किया था?
ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहले, यानी लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने कौन सी पुस्तक इनमें से लिखी? भारत में कृषि का इतिहास, लुक टू द लैंड, साइलेंट स्प्रिंग या बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजी? कौन सी पुस्तक लिखी? भारत में कृषि का इतिहास, लुक टू द लैंड, साइलेंट स्प्रिंग या बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजी? कौन सी पुस्तक लिखी? तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने 1940 में अपनी पुस्तक लुक टू द लैंड में किया था। किसमें किया था? लुक टू द लैंड। लुक टू द लैंड यानी भूमि की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखो, क्योंकि रसायनों के प्रयोग से जमीन होती है वो प्रदूषित हो जाती है, वो लंबे समय तक उत्पादन नहीं दे सकती। तो लुक टू द लैंड पुस्तक के लेखक थे लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न। आपको पुस्तक के लेखक भी पूछे जा सकते हैं कि किसने लिखी थी लुक टू द लैंड? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने 1940 में यह पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो क्वेश्चन है बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताएं आप, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? यानी जैव गतिकी के आधार पर जैविक खेती करना या खेती करना जैव गतिकी के आधार पर, चंद्रमा की पृथ्वी की ओर चारों ओर परिक्रमा होती है, उसके आधार पर जो खेती की जाती है उसके बारे में या उसकी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया कि आप उसका भी लाभ कृषि में ले सकते हो? इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपको यहाँ पर यह बताना है। अल्बर्ट होवार्ड ने, रुडोल्फ स्टेनर ने, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न ने या आर कार्सन ने? तो इसका बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन जो किया था वो किया था रुडोल्फ स्टेनर ने। किसने किया था? रुडोल्फ स्टेनर ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ स्टेनर। अल्बर्ट होवार्ड आपको बताया था जैविक खेती के जनक। लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न लुक टू द लैंड 1940 में पुस्तक लिखी, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग। आर कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखी, और 1962 में उन्होंने अमेरिका में है वो डीडीटी के प्रयोग या शाकनाशी रसायनों का पक्षियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताया। प्रत्येक जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट क्लास को शुरू करके छोड़े नहीं, आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको पूरा टॉपिक याद होगा। और जब भी आपको एक ऐसी क्लास है जो आपने थ्योरेटिकल पहले पढ़ ली और फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको की तैयारी का अंदाजा होता है। साथ ही आप जिस समय कोई काम कर रहे हो उस समय भी ये क्लास देख सकते हो, नींद आ रही है उस समय भी ये क्लास देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है ये लास्ट तक अगर आप देखोगे तो। अगला अपना 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक है, जो आपको मैंने शुरू में बताया उन्हीं से सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अल्बर्ट होवार्ड, रुडोल्फ स्टेनर, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न, आर कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अल्बर्ट होवार्ड, रुडोल्फ स्टेनर, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न या आर कार्सन? तो जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? वो है आर कार्सन। आर कार्सन ने एक पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें उन्होंने 1962 में ये बताया था कि अमेरिका में, यूएसए में, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर पक्षियों का डीडीटी का क्या प्रभाव पक्षियों पर पड़ता है। और 1962 में ही यूएसए ने डीडीटी के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। 1962 में यह पुस्तक लिखी गई थी, और 1962 में जैसे ये पुस्तक प्रकाशित हुई इसके दुष्परिणामों का उल्लेख इसमें किया गया डीडीटी के, और उसके कारण 1962 में डीडीटी को प्रतिबंध रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया यूएसए में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है क्या वो नई दिल्ली में स्थित है, या फिर रोम इटली में है, वॉशिंगटन में है, या मनीला में है? कहाँ पर है आपको बताना है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, रोम इटली, वॉशिंगटन अमेरिका में है, मनीला कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आप क्लास का लिंक शेयर कर दें सभी को, ताकि लाइव क्लास लेते हैं उसका आनंद अलग ही होता है, क्योंकि आप लगातार उसके जवाब देते रहते हैं। कैसा भी हो, जैसा भी आपने तैयारी की है अब तक उसके अनुसार आप जवाब देते रहे। विश्व खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर बताना है आपको। एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
तो इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय है वो है रोम इटली में। कहाँ पर है? रोम इटली में, रोम है इटली। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना 7 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य कृषि संगठन यानी एफएओ ने रोम इटली में जिसका हेड क्वार्टर है ने किस वर्ष को मृदा स्वास्थ्य वर्ष कहा? कौन से वर्ष को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया? इनमें से आपको बताना है। 2008 को, या फिर 2010 को, या फिर 2014 को, या फिर 2016 को। किसको है ना वो मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया? कौन से वर्ष को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 2014 को। 2014 को है वो है मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया 2014 को। एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर रोम इटली में है, उसने 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन। राष्ट्रीय परंपरागत क्या होता है? जो पुराने जमाने से चली आ रही है उन तकनीकों को छोड़ने की बजाय नई जो कृषि तकनीकें आ रही हैं उनके साथ उनका सामंजस्य बैठाया जाए। क्योंकि पुरानी जो जितनी भी कृषि तकनीकें थी वो पर्यावरण के अनुकूल थी, मृदा के अनुकूल थी, तो उनका है ना छोड़ने की बजाय जो नई कृषि तकनीकें उनके साथ उनका सामंजस्य बैठाया जाए। उसके लिए एक मिशन की शुरुआत की गई थी भारत में। वो कब की गई थी? 2005-06 में की गई थी, या फिर 10-11 में, या फिर 15-16 में, या फिर 18-19 में। भारत में राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2005-06 में, 2010-11 में, 2015-16 में, 2018-19 में। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 2015-16 में। कब की गई थी? 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर है 2015-16। 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर का। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत है कब की गई? अप्रैल 1996 में की गई, या फिर अप्रैल 2001 का लेना, इसको 2001 में की गई, या अप्रैल 2006 में की गई, या अप्रैल 2012 में की गई। यानी अप्रैल में की गई, लेकिन 1996 या 2001 या 2006 या 2012 कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने जो जैविक खेती कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी वो हुई थी कब? अप्रैल 2001 को। कब हुई थी? अप्रैल 2001 को। इसका सही आंसर है अप्रैल 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का अपना क्वेश्चन है, और भारत सरकार ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाओं को अधिकृत किया गया था। अभी आपको आने वाली क्वेश्चनों में उन 4 संस्थाओं के नाम भी मिल जाएंगे। आप लगातार क्लास लेते रहे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते कि सर आप है ना कमेंट नहीं पढ़ते, हमारा नाम नहीं लेते। आप लगातार जवाब देते रहे, क्योंकि मोबाइल से क्लास है। आने वाले टाइम में आपको कमेंट भी पढ़े जाएंगे। जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट उनको इन क्लासों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चाहे आप पिछले सुपरवाइजर वैकेंसी में देख लो या इस सुपरवाइजर वैकेंसी में देख लेना आप, क्योंकि आप वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करोगे तो उस समय तो सारे लोग तैयारी करेंगे। आपकी जो पहले से कितनी तैयारी एडवांस में आपने कर रखी है वो तैयारी आपकी अच्छी काम करेगी, या कितनी अच्छी तैयारी की है वो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। और जेट का एग्जाम, आईसीआर, सीयूएटी एग्रीकल्चर से जो है उनका एग्जाम की डेट भी आईसीआर की, सीयूएटी की तो आ चुकी है डेट, और जेट के भी एग्जाम लगभग आप मानो तो मई के लास्ट सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में एग्जाम होते हैं। तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी क्लास है। आप अगर आप स्कोर को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो जाता है तो 4 तो क्वेश्चन के एक उसका नेगेटिव मार्किंग का 5 नंबर नीचे चले जाते हो। अगर 5 नंबर आ गए तो आप है ना 5000 बच्चों से ऊपर जा सकते हो।
तो आपको यहाँ पर ये बताना है 4 संस्थाओं को अधिकृत एजेंसी कब बनाया गया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रमाणीकरण, यानी ये चारों संस्थाएं ऑर्गेनिक उत्पाद का प्रमाणीकरण कर सकती है। जुलाई 1998, जुलाई 2001, जुलाई 2005 या जुलाई 2005, 2 जगह आ गया। तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है। ये मान लो 8 कर लो आप, जुलाई 2008, जुलाई 1998, जुलाई 2001, जुलाई 2005, जुलाई 2008। कब है भारत सरकार ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के प्रमाणीकरण हेतु 4 संस्थाओं को अधिकृत बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जुलाई 2001। जुलाई 2001 इसका सही आंसर हो जाएगा, जुलाई 2001, जुलाई 2001। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, अभी उसी का आंसर आ गया, 1 जुलाई 2001 को जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाओं को अधिकृत किया गया था। उनके नाम बताने हैं। स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, उन 4 में से इनमें कोई सा एक है या ये तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तीनों ही है? स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या सभी? तो कहां पर है? तो ये चारों, 3 तो देखो ये इसका, इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो आप सभी इसके आंसर है। एक जो बच गया वो है एपीडा। 4 संस्थाएं थी ना, एक कौन सी है? एपीडा, जिसका हेड क्वार्टर आप लिख ले नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? एपीडा का नई दिल्ली। एपीडा नई दिल्ली। जो स्पाइस बोर्ड का है वो केरल में, कोचीन केरल में। टी बोर्ड का है वो पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। और कॉफी बोर्ड का है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। आपको पता चल गया होगा। स्पाइस बोर्ड केरल, कोचीन केरल। टी बोर्ड है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक। और एफिडा है वो नई दिल्ली में। तो 1 जुलाई 2001 को इन 4 संस्थाओं को जैविक प्रमाणीकरण उत्पादों का प्रमाणित करने के लिए सरकार ने अधिकृत किया था। वो किया था 1 जुलाई 2001। और ये 4 संस्थाएं हैं जो जैविक प्रोडक्ट का प्रमाणीकरण, सर्टिफाई करने का कार्य करती है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका आने वाले एग्जामों में ये, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता है। पूरा देश आज ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ रहा है, क्योंकि रासायनिक खेती के आने वाले दिनों में 3-4 वर्षों में ही दुष्परिणाम भुगतने को मिले हैं। आप रासायनिक खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन टिकाऊ उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। लंबे समय तक आप उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थित है आपको बताना है। यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में या कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश या कर्नाटक बेंगलुरु, कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का अपना क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, या 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, या फिर 2006 में या 2010 में? कब है वो राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कभी स्थापना हुई थी इसकी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की? तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। देश के किस राज्य को प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया? कौन से राज्य को है वो जैविक, प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया? मध्य प्रदेश, एमपी, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या सिक्किम? कौन से राज्य को फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया? एमपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या सिक्किम? कौन से राज्य को है वो
पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है सिक्किम। इसका सही आंसर कौन सा है? सिक्किम। इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिक्किम को कब घोषित किया गया था? सिक्किम को देश का प्रथम जैविक राज्य कब घोषित किया गया? जनवरी 2018 को, या फिर जनवरी 2016, जनवरी 2011 या जनवरी 2003 को? सिक्किम जो देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है उसको कब घोषित किया गया? जनवरी 2018, जनवरी 2016, जनवरी 2011, जनवरी 2003? तो इसको देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था, वो किया गया था जनवरी 2016 को। कब घोषित किया गया था? जनवरी 2016 को देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया सिक्किम को। और राज्य का अपने राजस्थान का जो है वो फर्स्ट जैविक जो जिला है जिसको घोषित किया गया वो है डूंगरपुर। लिख लेना आप। राजस्थान का जो प्रथम डिस्ट्रिक्ट है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है वो है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में जैविक खेती विश्व के कितने देशों में की जा रही है? वर्तमान में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो दुनिया के कितने देशों में अपनाई जा रही है? 139, 159, 179 या फिर 205? वर्तमान में जैविक खेती विश्व के कितने देशों में की जा रही है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है 139, 159, 179 या 205 देशों में की जा रही है। बताएं आप इसका आंसर। वर्तमान में जैविक खेती विश्व के कितने देशों में की जा रही है? तो यह जो खेती जैविक खेती की जा रही है वो की जा रही है 179 देशों में। ये जो आंकड़े लिए गए हैं वो आपकी 12th की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो 12th का जो दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग उससे लिए गए ये आंकड़े। उसके अनुसार जैविक खेती कितने देशों में की जा रही है? 179 देशों में इसकी खेती की जा रही है, जैविक खेती की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। और लगभग 500 हेक्टेयर से भी ज्यादा और 24 लाख से ज्यादा किसान ये खेती कर रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। भारत में 2014 में औसत उर्वरक खपत कितनी है? भारत में 2014 के अनुसार औसत उर्वरक खपत यानी प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक भारत में प्रयोग किए जा रहे हैं 2014 के अनुसार? 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 136 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 146 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 152 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? 2014 में भारत में उर्वरक जो प्रति हेक्टेयर प्रयोग किए जा रहे हैं वो कितने किए जा रहे हैं? 128, 136, 146, 198, 152 कितने उर्वरक प्रयोग किए जा रहे हैं भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर उर्वरकों की खपत देखे तो वो है पंजाब राज्य में। कहां पर है? पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा उर्वरक प्रति हेक्टेयर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है वो 2014 के अनुसार औसत पेस्टिसाइड की खपत बतानी है आपको कि कितनी खपत प्रति हेक्टेयर हो रही है। एक हेक्टेयर में 210 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 280 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 260 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 230 ग्राम प्रति हेक्टेयर? भारत में प्रति वर्ष है 2014 के अनुसार पेस्टिसाइड की खपत यानी कितने प्रयोग पेस्टिसाइड प्रति हेक्टेयर प्रयोग किए जा रहे हैं? 310 ग्राम, 280 ग्राम, 260 ग्राम, 230 ग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 230 ग्राम प्रति हेक्टेयर है वो पेस्टिसाइड खपत है, जो अन्य देशों के मुकाबले भारत में बहुत कम है। इस कारण भारत में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं
क्योंकि भारत में अगर उर्वरकों का रासायनिक का अगर प्रयोग देखे, शाकनाशी हो, चाहे वो कीटनाशी हो, चाहे वो कवकनाशी हो, किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग देखे तो अन्य देशों की तुलना में भारत में इनका प्रयोग प्रति हेक्टेयर बहुत कम है। इस कारण भारत में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। आगे 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती की संभावना क्यों है? इससे स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष कितना मिलियन टन गोबर प्राप्त होता है? 635 मिलियन या 280 मिलियन टन या 273 मिलियन टन या 22 मिलियन टन? कितना गोबर प्रतिवर्ष भारत में प्राप्त होता है? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा अगर लाइव स्टॉक देखे या पशुधन देखे तो वो कहां पर है? भारत में। अगर बोवाइंस की बात करें, गाय प्लस भैंस दोनों की बात करें, तो वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर है? भारत में है। लगभग 33% बोवाइंस, पूरी दुनिया का लगभग 33% बोवाइंस भारत में है। भारत में प्रतिवर्ष जो मिलियन टन गोबर प्राप्त होता है वो कितना है? 235 मिलियन टन या 280 मिलियन टन या 273 मिलियन टन या 22 मिलियन टन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 280 मिलियन टन गोबर प्रतिवर्ष भारत में प्राप्त हो रहा है। ये जो भी आंकड़े हैं वो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो बुक है 12th की, वहां से लिए गए हैं। भारत में प्रतिवर्ष जो मिलियन टन फसल अवशेष कितने प्राप्त होते हैं? कितने मिलियन टन फसल अवशेष भारत में प्राप्त हो रहे हैं? 6,351 मिलियन टन या 280 मिलियन टन, 273 मिलियन टन, 22 मिलियन टन? तो 280 तो आपने पहले पढ़ लिया कि 280 मिलियन टन तो क्या हो रहे हैं? गोबर प्राप्त हो रहा है। अब आपको तीन में से बताना है कौन सा ऑप्शन है। 6,351 मिलियन टन, 273 मिलियन टन या 22 मिलियन टन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 273 मिलियन टन फसल अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब है। 273 मिलियन टन है वो फसल अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कितना कूड़ा करकट प्राप्त हो रहा है? भारत में प्रतिवर्ष कितना कूड़ा करकट प्राप्त हो रहा है? मिलियन टन में बताना है आपको। प्रतिवर्ष 6,351 मिलियन टन, 280 मिलियन टन, 273 मिलियन टन या 22 मिलियन टन? कितना मिलियन टन कूड़ा करकट प्राप्त हो रहा है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, आप पहले तो आप जवाब दें कि कौन सा इसका सही आंसर है। मैं जवाब दे रहा हूं, आप भी एक दो का आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 6,351 मिलियन टन है वो कूड़ा करकट प्राप्त हो रहा है। कितना कूड़ा करकट? 6,351 मिलियन टन। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे सुगरकेन पूछा गया था, संस्कृत भाषा से लिया गया है। खाद्य शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है, लैटिन से हुई है, संस्कृत से हुई है या अरबी से हुई है? ग्रीक, लैटिन, संस्कृत या अरबी? खाद्य शब्द की उत्पत्ति कौन सी लैंग्वेज से हुई है? ग्रीक, लैटिन, संस्कृत या अरबी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है खाद्य शब्द। खाद्य शब्द संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से हुई है? खाद्य शब्द से। खाद्य शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के खाद्य से। ग्रीक आपको पता होगा, जैसे मीटरोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के शब्द है, अरबी मानसून है वो अरबी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वे कार्बनिक खाद्य जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है कहलाती है? ध्यान से देख लेना। ऑर्गेनिक खादों के बारे में बताना है जिनमें आपको प्लांट न्यूट्रिएंट तो कम होते हैं, यानी पोषक तत्व कम होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, वो किस श्रेणी में आती है? स्थूल कार्बनिक खाद्य कहलाती है वो, या सांद्र कार्बनिक खाद्य, दोनों या कोई नहीं? वे कार्बनिक खाद्य जिनमें पोषक तत्व तो कम होते हैं लेकिन कार्बनिक पदार्थ हाईएस्ट होते हैं, अधिक होते हैं, वो बतानी है आपको। स्थूल कार्बनिक खाद्य, सांद्र कार्बनिक खाद्य, ए बी, दोनों या कोई नहीं?
इनमें से बताना है। वैसे कोई भी कार्बनिक खाद हो, कार्बनिक खाद ही नाम जब पढ़ा है उसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से बताना है कि पोषक तत्व तो कम होते हैं और कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषक तत्व कम होते हैं, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं, वो स्थूल कार्बनिक खाद्य कहलाती है। स्थूल कार्बनिक खाद्य कहलाती है। बल्क जिनको बोलते हैं वो कार्बनिक खाद्य कहलाती है, ऑर्गेनिक खाद्य कहलाती है। सांद्रित इसका विलोम हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको उसका। देखो, वो कार्बनिक खाद्य जिनमें स्थूल कार्बनिक खाद्य बल्क ऑर्गेनिक जो मेन्यूर है उनकी अपेक्षा पोषक तत्व अधिक और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, क्या कहलाती है? ये किस श्रेणी में आती है? वो जिनमें स्थूल की अपेक्षा पोषक तत्व तो क्या होते हैं? ज्यादा, और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं। वो कौन सी कहलाती है? तो वो कहलाती है सांद्रित कार्बनिक खाद्य। आप सभी को पता चल गया होगा, सांद्रित कार्बनिक खाद्य कहलाती है। स्थूल में तो आती है, आपको अगर उदाहरण लिखो तो नोट कर सकते हो। स्थूल में तो आती है गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, ये सारी स्थूल में आती है। सांद्रित में आती है जैसे खलियों की खाद है, हड्डियों का चूरा है, सूखा रक्त की खाद है, मछली की खाद भी सांद्रित में आती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे अपन अगला 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना वह खलियों व हड्डियों की खाद किस वर्ग के अंतर्गत आती है? खलियों व हड्डियों की खाद किस वर्ग के अंतर्गत आती है? स्थूल में, सांद्रित में, दोनों में, या कोई नहीं? खलियों व हड्डियों की खाद किस वर्ग के अंतर्गत आती है? स्थूल कार्बनिक खाद्य, सांद्र कार्बनिक खाद्य, दोनों, या कोई नहीं? खलियों व हड्डियों की खाद, खलियों की खाद, खलिया जानते होंगे, तेल निकालने के बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको खलियों की खाद या खली कहते हैं, और उसको अगर खाद के रूप में काम में ले तो खली की खाद हो जाती है। खलियों की अगर बात करें तो दो प्रकार की होती है, खाद्य खलिया और अखाद्य खलिया। खाद्य खलिया जिनको पशुओं को खिलाने के लिए अपन काम में लेते हैं उनको खाद्य खली, जैसे बिनोले की खल है, सरसों की खल है, तिल की खल है, इनको खाद्य खलिया कहते हैं। ये पशुओं को खिलाने के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि खलियों में अगर अपन कच्ची प्रोटीन की बात करें तो 6% के लगभग कच्ची प्रोटीन होती है, इससे भी ज्यादा मिल जाएगी आपको। हड्डियों की खाद है वो खलियों की खाद, वो किस में आती है? अखाद्य खलियां ज्यादातर खेत में प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है निम्न में से अखाद्य खलियां, आपको आने वाले क्वेश्चन में मिल भी सकता है कि अखाद्य खली ज्यादातर ऑप्शन होता है अरंडी की खल, क्योंकि अरंडी का तेल तो एनिमल हस्बेंड्री में काम में लेते हैं। आपको पता होगा दस्तावर के लिए इसका तेल अच्छा रहता है, तो इसका अरंडी का तेल काम में लेते हैं। इसके बीजों में 40 से 60% तेल होता है। लेकिन करंज है, महुआ है, इनकी खलियां है ना, खलियों की खाद ज्यादातर काम में ली जाती है क्योंकि इनको पशु खाते नहीं है। तो यहाँ पर जो खलियों है वो सांद्रित में आती है। कौन में आती है? सांद्रित में। आप वो एक और लिख लें, मछली की खाद। मछली के जो अवशेष होते हैं, मछली के जो अवशेषों से जो खाद तैयार की जाती है वो भी किस में आती है? सांद्रित में आती है। सूखे रक्त की खाद अगर देख ले अपन, सूखा रक्त की खाद, वो भी सांद्रित में आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी इसमें आता है, ध्यान रखना। वर्मी कंपोस्ट कहीं आप उसमें कर दो, अच्छी खाद रहती है, केचुए से तैयार की जाती है। राजस्थान में आइसिनिया फोइटिडा केचुए से तैयार की जाती है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें एक ऐड कर ले, और ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो भी इसी में आती है। तो आपको ये बताना है तो सबको पता चल गया, ये स्थूल में आती है। इनमें पोषक तत्व तो क्या होते हैं? कम, और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अपन अगली क्लास देखते हैं। 27 नंबर की अपनी क्वेश्चन है, वह निम्न में से जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम, बीजीए, पीएसबी, या सभी? जैव उर्वरक राइजोबियम, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, या सभी? जैव उर्वरक आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताना है यहाँ पर। राइजोबियम है, बीजीए है, या पीएसबी है, या सभी है? जैव उर्वरक, तो यहाँ पर जो जैव उर्वरक है वो सारे के सारे जैव उर्वरक है, सभी के सभी। और ज्यादातर ऑप्शनों में भी आपने देखा होगा जो लोग तुक्का लगाते हैं उन्होंने यही देखते हैं कि सभी तो नहीं है, लेकिन कई बार इसमें गलत भी हो जाता है। थोड़ा ध्यान देके आप पढ़े क्वेश्चन को पूरा। यहाँ पर तो इसका आंसर सभी है, क्योंकि राइजोबियम, बीजीए, पीएसबी ये सभी बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला,
भारतीय मर्दाओं में सर्वाधिक कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पिछली मैंने कुछ क्लासों में ये क्वेश्चन चर्चा भी की थी, तो आप अगर क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो इसका जवाब दे सकते हो। भारतीय मर्दाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी होती देखी गई है? नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, जिंक की या कॉपर की? भारतीय मर्दाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है, सर्वाधिक कमी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई बच्चों का जिंक जवाब आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का जिंक जवाब आ रहा है कि जिंक की कमी से भारतीय मर्दाओं में सर्वाधिक जिंक की कमी है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका गलत है। जिंक की कमी सूक्ष्म पोषक तत्वों में अगर देखें तो सर्वाधिक जिंक की कमी है, लेकिन अगर बात करें केवल तत्व की, कौन सा तत्व इन ऑप्शनों में से और फिर सर्वाधिक कमी भी देखें तो वो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा कमी है। आपने अगर क्रॉप प्रोडक्शन या वेजिटेबल प्रोडक्शन या फ्रूट प्रोडक्शन पढ़ा हो तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही देते हैं। क्या देते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ज्यादा कमी है भारतीय मर्दों में, नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। सूक्ष्म में बात कर ले तो जिंक आएगा, तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का अपना क्वेश्चन है, भारतीय मर्दों में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखी गई है? अभी ये जस्ट पिछले क्लास में ये क्वेश्चन की चर्चा की है, आप इसका जवाब दे दे। नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा जिंक। जिंक की कमी सबसे ज्यादा भारतीय मर्दाओं में देखने को मिलती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखें तो जिंक की कमी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट 30 नंबर का अपन क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मर्दाओं में कितने प्रतिशत मर्दाओं में जिंक की कमी है? कितने प्रतिशत मर्दाओं में जिंक की कमी देखने को मिलती है? 47% या 11.5% या 4.8% या 4%? कितने परसेंट मर्दाओं में जिंक की कमी देखने को मिलती है? भारतीय मर्दाओं में 47%, 11.5%, 4.8% या 4%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 47% मर्दाओं में जिंक की कमी है। भारत के 47% मर्दाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। अगर अपन नए डाटा अगर देखें तो कई बुक्स में आपको 43.5% कमी भी आपको जिंक की मिल सकती है, लेकिन हाईएस्ट कमी जिंक की है। और परसेंटेज और 12th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बुक के अनुसार 47, और नए आंकड़े कई बुक्स में इसको 43.5%, कई नोट्सों में इसको 43.5% भी लिख रखा है, अभी न्यू बुक है उनमें। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय मर्दाओं की कितने प्रतिशत मर्दाओं में आयरन की कमी है? आयरन, हाईएस्ट आयरन कौन से फ्रूट में पाया जाता है? आपको बताना है कमेंट करके, हाईएस्ट आयरन कौन से फ्रूट में पाया जाता है? हाईएस्ट आयरन कौन से फ्रूट में पाया जाता है? तो केरोंदा में पाया जाता है, कैरिसा कैरेंडस में पाया जाता है, 39.01% होता है, 39.01% आयरन होता है केरोंदा में। अनार में भी बता दे, बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि अनार में हाईएस्ट आयरन होता है। अनार का कमेंट करके बताएं, अनार में आयरन की मात्रा, अनार में आयरन की मात्रा आपको बता दूं, अनार में आयरन की मात्रा होती है वो होती है 0.30%, यानी 0.3% के लगभग ही अनार में आयरन होता है। 39.01 होता है कैरिसा कैरेंडस में। यहां पर बताना आयरन की कमी से होने वाला रोग बताया आप, मनुष्य में आयरन की कमी से होने वाला रोग, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, सही जवाब है बिल्कुल, एनीमिया रोग होता है। कौन सा जो रोग होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। चाय आ गई है, मैं थोड़ी चाय ले लेता हूं, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। आप इसका जवाब दें, कितनी प्रतिशत मर्दाओं में आयरन की कमी है? 47% में, 11.5% में, 4.8% में या फिर 4% में? तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा 11.5% मर्दाओं में किसकी कमी है? आयरन की कमी है। कितनी प्रतिशत मर्दाओं में? 11.5% मर्दाओं में किसकी कमी है? आयरन की कमी देखने को मिलती है।
11.5। और 47% आपने देखी जिंक की कमी है। किसकी कमी है? जिंक की। और ये किसकी कमी है? आयरन की। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का अपना क्वेश्चन है, वो है भारत की कितनी प्रतिशत मृदाओं में कॉपर की कमी है? कॉपर की कमी। पौधों में कवक जनित बीमारियों से लड़ने की क्षमता कौन से तत्वों के कारण आती है? कॉपर के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में कवक जनित बीमारियों से लड़ने की क्षमता कौन से तत्वों के कारण आती है? कॉपर के कारण, कवक जनित बीमारी। और आपने देखे होंगे डायथेनम 45 Z78, इनमें कॉपर ही होता है। कॉपर युक्त कवकनाशी आपने पढ़ा होगा। कॉपर युक्त कवकनाशी का प्रयोग करें। बोर्डो मिक्सर का नाम आपने सुना होगा। मिलाडेट ने 1982 में, जो 1882 में तैयार किया था। कॉपर सल्फेट, चूना और जल। तो कॉपर है वो कवकनाशी होता है। कॉपर आ गया, कवक को नष्ट होगा। तो कितनी प्रतिशत मृदाओं में कॉपर की कमी है? इसका सही आंसर है, वो हो जाएगा 4.8%। क्या हो जाएगा? 4.8%। यहां पर आपने ये देखा जिंक, ये देखा आपने आयरन Fe, और ये देखा आपने Cu कॉपर। नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, मैग्नीज की कमी बतानी है। अब तो एक ही ऑप्शन बच गया, चारों यही ऑप्शन आ रहे थे। तो इसका सभी का सही जवाब है, इसका सही आंसर है वो है 4%। दोबारा नोट कर ले, दोबारा देख ले। जिंक, Fe आयरन, Cu कॉपर और Mn मैग्नीज। और अगर सर्वाधिक कमी पूछ ले, सूक्ष्म तत्व नहीं दे, तो नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो आप जिंक कर सकते हो, या सूक्ष्म पूछे तो फिर जिंक आएगा उत्तर। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे प्रकार से तैयार हो गए होंगे, कभी नहीं भूलोगे। 12th में, जेट, ICR, BHU में कहीं पे भी आ जाए। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बनिक खादों, जीवाश्म खादों में कार्बनिक खादों का मृदा पर प्रभाव कितने वर्षों तक रहता है? कार्बनिक खादों का मृदा पर प्रभाव कितने वर्षों तक रहता है, आपको बताना है। कार्बनिक खादों का प्रभाव मृदा पर कितने वर्षों तक रहता है? 1 से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष तक, 4 से 5 वर्ष तक। 1 से 2 वर्ष, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 वर्ष तक। कितनी वर्ष तक ऑर्गेनिक खादों का मृदा पर प्रभाव रहता है? 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, वो होगा 2 से 3 वर्ष। 2 से 3 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बनिक खादों का मृदा पर प्रभाव कितने समय तक रहता है? 2 से 3 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक? 2 से 3 वर्ष तक कार्बनिक खादों का मृदा पर प्रभाव रहता है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है 35 नंबर का, पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? टोटल कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए? 15, 16, 17 या 18? कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 16, 17 या 18? कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है आपको यहाँ पर यह बताना है। अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 16, 17 या 18? तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप कमेंट करके बताइए कि 17वां पोषक तत्व कौन सा है? 17वां पोषक तत्व कौन सा है? जो 17वां पोषक तत्व है वो है निकिल। कौन सा है? निकिल। Ni, निकिल है वो 17वां पोषक तत्व है पौधों में। 36 नंबर का क्वेश्चन है, आपको गोबर में NPK की मात्रा बतानी है। गोबर में NPK की मात्रा कितनी होती है? 0 ऑप्शन आप अच्छे प्रकार से इसके देख ले। नाइट्रोजन है, मैं बोल रहा हूं 0.3 से 0.7%, फॉस्फोरस 0.25%, या पोटास 0.3 से 0.5। इस ऑप्शन को अगर आप सही मानते हैं तो ए जवाब दें।
सेकंड ऑप्शन है 0.4 से 1.35, 0.05 से 0.10 और 0.5 से 0.2%। यस, अगर सही मानते हो तो बी जवाब दे आप। तीसरा 0.5 से 1, 0.25 और 0.5, तो इसके लिए आप सी जवाब दे। अगर आप मानते हैं 1.2 से 2.5%, 1.6%, 1.8%, 1 से 1.5%, तो आप डी जवाब दें। गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा होती है, वो होती है 0.3 से 0.7, 0.25, 0.3 से 0.5%। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये कई बुक्स में इसको 0.15 भी लिख रखा है, 25 को। ये 12th की बुक में 0.25 है, लेकिन कई बुक्स में इसको यहाँ पर 0.15 भी लिख रखा है। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे बड़े सर है डॉक्टर रमेश यादव, मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ, और उनकी जो ट्रिक है उन्हीं की ट्रिकों का आज पालन कर रहा हूँ, आपके पास क्लास ले रहा हूँ। तो उनकी उन्होंने ट्रिक बना रखी है 37 15 35। सर हमको याद कराते थे गोबर के मोबाइल नंबर 37 15 35, 37 15 35, 37 15 35। तो इसी प्रकार आप भी इसको याद कर सकते हो। मेरे को तो वही तरीका आज भी याद है, 37 15 35, 37 15 35। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन। शायद आज क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लगातार ये क्लासें लेते रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा टॉपिक थोड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे, लेकिन ये क्वेश्चन करने के सोल्व करने के बाद में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और कल के क्वेश्चन तो और भी जबरदस्त होने वाले हैं। तो आप अगर लगातार ये टॉपिक क्लियर करना चाहते हो, 12th का, जेड का, आईसीआर का, बीएच का, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा टॉपिक है और पूरी दुनिया का आज ध्यान है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ है। तो आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि क्लासों का कई बार शेड्यूल चेंज हो जाता है किसी कारण से, या संडे को अलग टाइम क्लास लगती है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा भी जुड़ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहे होंगे प्रत्येक स्लाइड पे, 9928842449। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप द्वारा भी आपको लिंक अगर चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप पे नाम और अपने गांव का नाम लिखकर भेज दें, हम आपके नंबर ऐड कर लेंगे। आप भी हमारे नंबर ऐड कर लो ताकि आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ दिया जाए, जिससे आपको इस क्लास का लिंक प्राप्त हो जाएगा जैसे ही क्लास शुरू होगी। तो फिर कल मिलेंगे अपन वही 7:15 पर। कुछ बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि सर जीके की क्लास या शाम को भी आप कोई एनिमल हस्बेंड्री क्लास, तो उसके लिए जैसे टाइम मिलेगा आपकी जरूर क्लास लगाई जाएगी। लेकिन आपको जो टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है उसको आप पूरा A to Z क्लियर करें। साथ ही आप ये क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। नमस्कार।